आप सभी को ज्ञात है कि भाई कोई भी देश, चाहे लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक हो, शासन चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है। इन्हीं नियमों और कानूनों के समूह को हम किसकी संज्ञा देते हैं? संविधान के। जैसे अपने घरों में भी कुछ नियम होते हैं भाई, भली वो अलिखित हैं, लेकिन उसी के माध्यम से घर का संचालन होता है। वैसे देश चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए जो कुछ आधारभूत नियम या कानून होते हैं, उसी दस्तावेज के संग्रहण को हम किसकी संज्ञा देते हैं? संविधान की। कैसा भी देश हो, मैंने कहा चाहे लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक हो, शासन चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? संविधान की। अब ये संविधान शासन चलाएगा कैसे? तो संविधान शासन चलाता है तीन अंगों के माध्यम से। कौन से तीन अंग? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो कानूनों को क्या करती है? लागू करती है। विधायिका जो कानूनों का क्या करती है? निर्माण करती है। न्यायपालिका जो न्याय करती है या कानून का उल्लंघन करे तो उसे दंडित करती है। इन तीनों अंगों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संविधान द्वारा। संविधान ही सरकार की शक्तियों और सीमाओं का क्या करता है? निर्धारण। संविधान ही सरकार और जनता के दायित्व और आपसी संबंधों का क्या करता है? निर्धारण। आपसी संबंध से मतलब है कि कहाँ तक किसी देश में नागरिकों के अधिकार होंगे, क्या उस पर प्रतिबंध होंगे, सरकार कहाँ तक उसका दमन कर सकती है, नहीं कर सकती है। ये सारी बातों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संविधान द्वारा। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होता है। बाकी सारी विधियां उसके ऊपर ही क्या होती है? निर्भर। जैसे भारत की हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता आप सुनते हो, इससे देश नहीं चलता। देश तो किससे चलता है? संविधान से। वो सारी विधियां किसके ऊपर आधारित है? तो संविधान के ऊपर ही आधारित है। संविधान किसी भी देश के आदर्श मूल्यों का क्या होता है? समूह होता है। अर्थात लोगों की क्या महत्वाकांक्षाएं, किन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं, इन सारी बातों की अभिव्यक्ति कहाँ से होगी? संविधान से। इसीलिए हम संविधान को जीवंत दस्तावेज की भी क्या देते हैं? संज्ञा। और भारत की अगर हम बात करें तो एक विचारक हुए कि मुंशी, उन्होंने तो संविधान को राज्य की आत्मा तक की क्या दी है? संज्ञा। अर्थात राज्य का जो मूल तत्व है वो किसे माना गया है? तो संविधान को। तो सार यह है कि कुछ नियम या कानून जो कि देश या शासन चलाने के लिए आवश्यक हैं, उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों के समूह को हम किसकी संज्ञा देते हैं? संविधान की। अब हमें कहाँ का संविधान पढ़ना है? भारत का। कहाँ के संविधान निर्माण की बात करनी है? भारत की। तो फिर आपको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं, बल्कि एक संस्था ने किया है। और वो संस्था किस नाम से जानी जाती है? संविधान सभा के नाम से जानी जाती है। कई बार सिंपल से एक प्री में प्रश्न रखा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? चार व्यक्तियों के नाम दिए जाते हैं और सबसे पहला नाम होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। हमें लगता है कि अच्छा अम्बेडकर हैं तो संविधान का निर्माण क्यों होंगे? नहीं। भारत में अम्बेडकर के द्वारा संविधान का निर्माण नहीं किया गया। भारत में संविधान निर्माण एक संस्था के द्वारा किया गया है और वो संस्था किस नाम से जानी जाती है? संविधान सभा के नाम से। अब संविधान सभा जो शब्द है यह अचानक से नहीं आया, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर जो संविधान की मांग है वो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन से तात्पर्य है कि हमारे ऊपर किसका शासन था? अंग्रेजों का। उसी दौरान हम स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और उसी दौरान हम ये भी मांग कर रहे थे कि हमारा खुद का क्या होना चाहिए? संविधान। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान के साथ साथ किसकी मांग शुरू हो गई? संविधान सभा की। तो हम देखेंगे क्या है इसका इतिहास, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में इतिहास से भी सीधे प्रश्न रखे जा सकते हैं। बाई चांस प्री में कहा जाए निम्न में से किसने संविधान को राज्य की आत्मा माना? चार व्यक्ति हो तो किसका प्रयोग करेंगे? के एम मुंशी। आप देखते हो कि प्री में आपके दो तरीके के प्रश्न हैं, या तो चार विकल्प दे दिए जाते हैं सीधे कि कौन नहीं है तो कौन है, उससे आंसर दे सकते हैं। एक प्रश्न आता है आपका कथन करण वाला, ए स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, और फिर पूछा जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसी स्थिति में मान लो हमें संविधान पर दो स्टेटमेंट दिए जाए। पहला स्टेटमेंट दिया जाए हमें कथन कारण में कि किसी भी देश के शासन को संचालित करने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व होता है, पहला स्टेटमेंट हो। और दूसरा स्टेटमेंट हो कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। मान लीजिए दो स्टेटमेंट है। पहला, किसी भी देश के शासन को संचालित करने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व होता है। दूसरा, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। और फिर हमें इस तरह के विकल्प दे दिए जाए, पहला ए तथा बी दोनों सही है, दूसरा ए तथा बी दोनों गलत हैं, तीसरा ए तो सही है लेकिन बी गलत है, और चौथा बी सही है लेकिन ए गलत है। और आपको तो एक और विकल्प दिया जाता है, कौन सा? अनुत्तरित प्रश्न। तो ऐसी स्थिति में भाई अगर संविधान पर ये दो स्टेटमेंट हो
तो हमारा क्या आंसर होगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। शासन चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? संविधान की। संविधान देश की कैसी विधि है? सर्वोच्च। अब मैंने कहा कि किसी भी देश का संविधान जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति बनाए। जितने भी लोकतांत्रिक देश है वहां पर आप देखते हो संविधान निर्माण का कार्य जनता की एक प्रतिनिधि संस्था करती है, और वो संस्था क्या कहलाती है? संविधान सभा। हमारे संविधान का निर्माण भी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि एक संस्था ने किया, जो किस नाम से जानी जाती है? संविधान सभा। फिर प्री में चलो हमें दो स्टेटमेंट दिए जाए। क्या भारतीय संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा के द्वारा किया गया है? पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हो कि भारत विश्व का पहला देश है जिसने संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया, तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं बल्कि क्या है? गलत। क्योंकि पहला देश कौन सा है? अमेरिका। भले ही हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, लेकिन बात आ रही संविधान सभा की, तो ऐसा नहीं कि भारत पहला देश है। भारत से पहले भी 1787 जब अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ तो अमेरिकी संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। अब हमें अमेरिका नहीं, हमें तो केवल कहाँ के संविधान की बात करनी है? भारत की। तो अभी तक की कहानी का सार यह है कि कोई भी देश है, चाहे भारत ही क्यों न है या कोई भी देश है, कुछ आधारभूत नियम या कानून चाहिए जो कि सरकार को संचालित करने के लिए आवश्यक है। उन्हीं नियम या कानून को हम किसकी संज्ञा देते हैं? संविधान की। और संविधान निर्माण एक व्यक्ति नहीं बल्कि लोगों की एक प्रतिनिधि संस्था के द्वारा किया जाता है, जो किस नाम से जानी जाती है? संविधान सभा। अब चूंकि हमें भारतीय संविधान निर्माण की बात करनी, तो हम अपनी कहानी को केवल केवल किससे जोड़ लेते हैं? भारत से। अभी हमने पीछे एक लाइन लिखी कि भारत में संविधान की मांग किसके साथ जुड़ी हुई है? स्वतंत्रता आंदोलन के साथ। अर्थात जब हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं कि हमारी मांग स्वतंत्रता की थी, उसी समय उसी दौरान भारत में किसकी मांग चल रही थी? संविधान की भी। स्वतंत्रता की मांग आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हो, संविधान की मांग को हम देख लेते हैं कि उस समय कब किसके द्वारा संविधान निर्माण की बात की गई थी। किसी भी एक तथ्य को लेकर हमें चार विकल्प सीधे कहां पर दिए जा सकते हैं? फ्री में। तो जब हम भारत की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक रखा था जिसका नाम था स्वराज्य विधेयक। इस स्वराज्य विधेयक के माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम किसकी मांग की थी? संविधान की। चार नाम देकर हमें कहा जाए, सबसे पहले भारत में संविधान की मांग किसके द्वारा की गई? किसका आंसर लेंगे? तिलक का। कौन से विधेयक के माध्यम से? स्वराज्य। कब मांग कर दी थी? 1895 में। लेकिन तिलक ने यह नहीं बताया कि संविधान कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, जो संविधान निर्माण में भागीदारी करेंगे उनकी क्या योग्यता होगी। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की, लेकिन इन्होंने सबसे पहले भारत में किसकी मांग की? संविधान की। तिलक ने 1895 में मांग की, धीरे धीरे और भारतीयों ने भी इसकी मांग को करना शुरू किया। ब्रिटिश शासन के द्वारा इस दौरान एक अधिनियम पारित किया गया। कौन सा? 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार। ब्रिटिश शासन का कि भारत के संविधान को अगर बनाना भी है तो ब्रिटेन के द्वारा बनाया जाएगा, भारतीय अपने संविधान का निर्माण नहीं करेंगे। मांग की गई लेकिन ब्रिटेन ने क्या कर दिया? अस्वीकार। फिर प्री में हमें दो स्टेटमेंट दिए जाएं। पहला स्टेटमेंट, तिलक प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने संविधान की मांग भारत में की थी। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। दूसरा स्टेटमेंट हो 1919 का अधिनियम में ब्रिटिश शासन ने इस बात को सहमति दी कि भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं बल्कि क्या है? गलत। मांग थी लेकिन उसे क्या कर दिया गया? स्वीकार। जैसी मांग अस्वीकार हुई तो भारतीयों को लगा कि संविधान हमारा और बनाने की बात कौन कर रहा है? ब्रिटेन। इसे तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी हमने एक लाइन लिखी कि संविधान आदर्शों को मूल्यों का क्या होता है? दर्पण होता है। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और फिर आप इतिहास में देखते हो कि 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम ये कहा गया कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। अर्थात गांधी जी ने कहा कि विदेशी सत्ता के द्वारा सौंपे गए संविधान को हम स्वीकार नहीं करेंगे, भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। अब गांधी जी ने कहीं भी संविधान सभा शब्द का तो प्रयोग नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पहली बार संविधान सभा के बीच भारत में जिसके विचारों में दिखाई देते हैं वो शख्स कौन से हो जाएंगे? महात्मा गांधी। शब्द नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, भारतीय डिसाइड करेंगे कि कैसे संविधान बनेगा। अप्रत्यक्ष रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार किसके दिखाई देता है? महात्मा गांधी। जब गांधी जी ने मांग की तो इस समय के जितने नेता थे सबने
गांधी के सुर में सुर मिलाए कि हमारा अपना खुद का क्या होना चाहिए, संविधान। मांग बढ़ने लगी, ब्रिटिश शासन के ऊपर दबाव बढ़ा। 1927 में तत्कालीन भारत सचिव, जिनका नाम मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने भारतीयों को एक चुनौती दी कि क्या संविधान की मांग किए पड़े हो, अगर दम है तो किसका निर्माण करके दिखाओ, संविधान का। अर्थात हमें क्या किया गया, चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई। जैसी चुनौती दी गई तो सारे भारतीय पीछे हट गए, क्योंकि निर्माण किसका करना था, संविधान का। और संविधान अभी अपने पीछे लिखा क्या होता है, नियम और कानून का समूह होता है, वही बना सकता है जो इसका क्या हो, जानकार हो। तो भारतीयों को लगा कि ये तो सीधे हमें चैलेंज किया जा रहा है कि एक ड्राफ्ट बनाओ, एक प्रारूप बनाओ जो नियम और कानून का हो। लेकिन एक भारतीय ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जिसे आप इतिहास में देखते हो, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। इसके माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम संविधान निर्माण को लेकर प्रयास किया। हालांकि इनका जो प्रयास था वो असफल हो गया, फ्लॉप हो गया, भली फ्लॉप हो गया। पहला प्रयास भारत में किसके द्वारा किया गया, मोतीलाल नेहरू द्वारा। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ध्यान रखना। पहली बार मांग कहा जाए तो तिलक, लेकिन संविधान निर्माण का प्रयास किया जाए तो फिर कौन हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। अभी तक की कहानी में हम देख रहे हैं, या तो सीधे संविधान की मांग उठ रही है, या सीधे किसे बनाने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान का। धीरे धीरे हमारे समझ में आ गया कि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं कि पूरे भारत का संविधान बना ले, और अगर बनाता भी है तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश होने वाला है, तो बाकी लोग उसे क्यों स्वीकार करें भाई। तो क्या व्यवहारिकता होगी कि भारतीय जनता खुद अपने प्रतिनिधि चुने, और उन प्रतिनिधियों का काम हो कि वो उनके लिए संविधान का क्या करे, निर्माण करे। और यही प्रतिनिधि संस्था किस नाम से जानी जाती है, संविधान सभा। पहली बार भारत में स्पष्ट रूप से 1934 में एक व्यक्ति जिनका नाम था M.N. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय, इन्होंने भारत में औपचारिक रूप से यह मांग की कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। अर्थात संविधान सभा शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किस भारतीय के द्वारा किया गया, M.N. रॉय के द्वारा। फिर दो प्रश्नों पर गौर कीजिए। पहली बार संविधान की मांग की जाए तो तिलक, संविधान सभा के माध्यम से संविधान की बात की जाए तो हम किसका नाम लेते हैं, M.N. रॉय का। M.N. रॉय तो एक व्यक्ति है, कई स्टेट पीसीएस में इसे दल से जोड़ दिया गया है कि पहला राजनीतिक दल, जैसे कि दल जोड़ा जाए तो फिर हमें एक पार्टी का नाम याद रखना है, वो पार्टी कौन सी है, स्वराज्य पार्टी। व्यक्तिगत कहा जाए तो M.N. रॉय, दल का नाम कहा जाए तो स्वराज्य पार्टी। पहला ऐसा दल है जिसने संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की थी। अब जो हमारा कंफ्यूजन है वो कांग्रेस से हो जाता है, या अगर आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो कि 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग को अपनी आधिकारिक नीति में शामिल किया था। अब प्रश्न है, विकल्प में स्वराज्य पार्टी, विकल्प में कांग्रेस। मैंने कहा हमें क्या आंसर लेना है, स्वराज्य पार्टी। क्यों कांग्रेस नहीं लेना है, तो इसके पीछे का रीजन समझ लो। कांग्रेस का एक छोटा सा गुट था, कांग्रेस कार्य समिति। उसने 1934 में मांग की थी कि संविधान का निर्माण किसके माध्यम से किया जाएगा, संविधान सभा के माध्यम से। लेकिन जब हम बात करते हैं संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग को कब स्वीकृति प्रदान की थी, 1936 में। और स्वराज्य पार्टी ने कब मांग कर दी थी, 1934 में। तो दोनों विकल्प हो तो हमारा आंसर क्या होगा, स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी नहीं है तो फिर विकल्प में किसको लेंगे, कांग्रेस को। अब हम देख रहे हैं कि भारत में एक शब्द आ गया कि भाई अगर संविधान बनाना है तो किसके माध्यम से बनेगा, संविधान सभा के माध्यम से ही बनेगा। अर्थात भारतीय जनता प्रतिनिधि चुनेगी और वो प्रतिनिधि किसका निर्माण करेंगे, संविधान का। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे इन्हें किस आधार पर चुना जाएगा, इसके पीछे आधार क्या होगा। तो इसका खुलासा किया 1938 में, और वो शख्स थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने कहा कि ये जो संविधान सभा है वो किस आधार पर गठित की जाएगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित की जाएगी। फिर प्रश्न में प्रश्न चलिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई। चार व्यक्तियों के नाम हो तो किसका प्रयोग करेंगे, जवाहरलाल नेहरू का। शब्द क्या आ गया, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य, ये तो अक्सर ही सुनते रहते हो शब्द को। वयस्क मताधिकार से मतलब
इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को एक निश्चित आयु में समान रूप से मताधिकार प्रदान करना। सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्ति से मतलब चाहे उसका पद प्रतिष्ठा कुछ भी क्यों ना हो, मत देने का अधिकार कितने होगा? एक। या इसके अंतर्गत एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को क्या दी जाती है? मान्यता। जैसे मॉडर्न इंडिया में आप देखते हो कि इतिहास में चलता था कि संपत्ति, शिक्षा वगैरह के आधार पर लोगों को मत देने का क्या प्राप्त था? अधिकार। क्या आज भारत में ऐसा है कि अंबानी और अडानी तो 10-10 मत देंगे और गांव का एक गरीब व्यक्ति है तो एक ही मत देगा? क्या ऐसा है? उस गरीब व्यक्ति को भी एक मत देने का अधिकार है और अंबानी जी को भी कितने मत देने का अधिकार है? एक ही मत देने का अधिकार है। ये चीज क्या कहलाता है? वयस्क मताधिकार। बात चली वयस्क मताधिकार की, तो आज भारत में आयु कितनी है? 18 वर्ष। लेकिन जब शुरुआत में हम चलते हैं तो हमें नजर आता है कि यहाँ पर कितनी थी? 21 वर्ष। 21 को घटाकर कितना किया गया? 18। संविधान में कुछ भी बदलाव करना है उसके लिए क्या करना होगा? संशोधन। तो यहीं पर प्रश्न को अगर हम संशोधन से जोड़ लें कि किस संशोधन से मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 किया गया, प्री में 4 संशोधन हो, तो वो संशोधन कौन सा है? 61वां। प्रश्न को और अच्छा करना हो, किसकी सिफारिश पर किया गया, तो फिर हमें यहीं पर एक समिति का नाम याद रख लेना। वो समिति कौन सी है? तारकुंडे समिति। अब कुछ प्रश्नों पर गौर कीजिए। 4 आयोग या समिति दी जाए, निम्न में से किसकी सिफारिश पर भारत में मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 किया गया? सरकारी आयोग की सिफारिश पर, धारा आयोग की सिफारिश पर, लक्ष्मी और सिंघवी समिति की सिफारिश पर, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति आंसर होगा? तारकुंडे। 4 संशोधन दिए जाए, किस संशोधन से 21-18 किया गया? पहला, 42वां, 44वां, 61वां। आंसर क्या होगा? 61वां। या कथन कारण में प्रश्न दिया जाए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 किया गया, तो ये कथन सत्य नहीं बल्कि असत्य। लेकिन अगर हो कि 61वें संशोधन से घटाकर 18 किया गया, तो कथन क्या हो जाएगा? सत्य। भारत में जो मत देने का अधिकार, ये कैसा अधिकार है? तो ध्यान दें, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मूल अधिकार है। नहीं, भारत में जो मत देने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। अर्थात कानून के अंतर्गत हमें मत देने का अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार में कहीं भी हमें मताधिकार प्रदान नहीं किया गया। बहरहाल, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर किसके द्वारा मांग की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब मांग की गई? 1938 में। समय गुजरता गया। इसी समय आप देखते हो कि 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की क्या हो गई? शुरुआत। जैसे विश्व युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेजों को भारतीय सेना की क्या थी? आवश्यकता। उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी सेना हमें प्रदान करो। अब सेना प्रदान करनी है तो बदले में कुछ कमिटमेंट भी तो करना होगा। तो भारतीयों की मांग किसकी चल रही थी? संविधान निर्माण की। भारतीयों ने कहा कि हमें तो संविधान निर्माण की क्या दे दो? अनुमति। ब्रिटिश शासन को लगा कि ठीक है। पहली बार ब्रिटिश शासन के द्वारा अगस्त 1940 में भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को कैसी मंजूरी प्रदान की गई? अस्थायी। अस्थायी का मतलब है कि कहा कि ठीक है, एक बार युद्ध हो जाने दो, युद्ध के बाद किसका निर्माण कर लेना? संविधान का। इसके पहले ब्रिटिश शासन इस बात के लिए ही रजामंद नहीं था कि भारतीय अपने संविधान का क्या करेंगे? निर्माण। पहली बार अस्थायी जो मंजूरी मिली वो कब मिली है? 1940 में। मॉडर्न इंडिया हो गई ना आप सबके? इतिहास में आपने पढ़ा होगा 1942 में भारत में एक डेलीगेशन या मिशन आया था। कौन सा? क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन में संविधान निर्माण की मांग को कैसी मंजूरी दी गई? पूर्ण। दोनों मंत्र समझो। यहां पर कहा कि ठीक है, युद्ध के बाद किसका निर्माण कर लेना? संविधान का। यहां पर कहा कि युद्ध के बाद भारतीय जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर किसका निर्माण करेगी? संविधान सभा का। और संविधान सभा किसका निर्माण करेगी? संविधान का। तो प्रश्न को अगर हिस्ट्री से भी जोड़ दिया जाए, किस डेलीगेशन के अंतर्गत पूर्ण मंजूरी मिली, 4 योजनाएं हों, तो आंसर क्या होगा? क्रिप्स मिशन। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 1946 में भारत में एक डेलीगेशन या मिशन आया। कौन सा? कैबिनेट मिशन। इसी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत में किसका निर्माण किया गया? संविधान सभा का। और इसी संविधान सभा ने किसका निर्माण किया है? संविधान का। अर्थात भली 2026 चल रहा है, आज भी जिस संविधान के अंतर्गत हम शासित हो रहे हैं वो किसने बनाया? संविधान सभा ने। और उस संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है वो पर्टिकुलर एक योजना के अंतर्गत किया गया है। वो योजना कौन सी है? कैबिनेट मिशन। फिर प्री में कहा जाता है किस योजना के अंतर्गत वर्तमान भारतीय संविधान को व्यावहारिक रूप दिया गया? 4 योजनाएं हो तो हमें
कौन सी योजना का प्रयोग करना होगा? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा ने, लेकिन संविधान सभा की मांग एक दिन के लिए, हम देख रहे हैं इसके पीछे अच्छा खासा स्वतंत्रता आंदोलन में मांग चली, लेकिन जिस योजना के अंतर्गत संविधान सभा अस्तित्व में आई है या जिस योजना के अंतर्गत संविधान सभा को मूर्त रूप प्राप्त हुआ है, 4 योजनाएं हो तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कैबिनेट मिशन। अब चूंकि कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा बनाई तो हमें थोड़ी सी भूमिका किसकी ज्ञात होनी चाहिए? कैबिनेट मिशन की, और उसकी वो बातें ज्ञात होनी चाहिए जो कि उसने संविधान सभा को लेकर निर्धारित की है, ताकि प्री में अगर अच्छा प्रश्न हो कि निम्न में से कौन सी सिफारिश कैबिनेट योजना ने संविधान सभा को लेकर नहीं की, तो नहीं का आंसर तब तक सही नहीं हो सकता जब तक हमें यह ज्ञात नहीं हो कि क्या क्या की है। तो नीचे एक हेडिंग डाल लो, कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा अब वापस चीजें बोर्ड पर समझिए। एक मिशन का नाम आ रहा है, वो मिशन कौन सा है? कैबिनेट मिशन। आप सबने मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ा होगा कि 24 मार्च 1946 को भारत में एक डेलीगेशन या मिशन भेजा गया, जिसे किसकी संज्ञा दी जाती है? कैबिनेट मिशन की। क्यों भेजा गया? तो 2 उद्देश्य, हमारे विषय के लिए कहा जाए तो किसका निर्माण करना? संविधान सभा का। और जब इतिहास से जोड़ते हो तो आप देखते हो कि हम एकदम स्वतंत्रता के करीब पहुंच चुके हैं। कैसे भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण किया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर कौन सा मिशन भेजा गया? कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में आप देखते हो कि कुल कितने सदस्य थे? 3। प्री में कहा जाए कौन नहीं था, तो हमें तीनों के नाम क्या होने चाहिए? ज्ञात। सबसे पहला देखते हो आप कौन था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि इस मिशन के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। दूसरा सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं जो पहले भी भारत में आ चुके थे। और तीसरा हम देखते हैं A.V. अलेक्जेंडर। टोटल कितने मेंबर हो गए? 3। मैंने कहा प्री में कहा जाए कौन नहीं, तो तीनों के नाम हमें क्या होने चाहिए? लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। कौन से मिशन से संबंधित है? कैबिनेट। क्यों कहा जाता है इस मिशन को कैबिनेट मिशन? तो ये तीनों के तीनों व्यक्ति ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। और आपको विदित होगा कि मंत्रियों में जो सबसे टॉप के मंत्री होते हैं वो कौन से मंत्री कहलाते हैं? कैबिनेट। तीनों का जो ओहदा था वो कैबिनेट स्तर का था, इसीलिए इस डेलीगेशन को नाम ही क्या दिया गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आया, इसने यहाँ आकर भारतीय नेताओं से बातचीत की और 16 मई 1946 को इसने संविधान सभा के बारे में कुछ बातें निर्धारित की। किसने निर्धारित की? कैबिनेट मिशन ने। किसको लेकर निर्धारित की? संविधान सभा को लेकर। अब क्या निर्धारित की? तो अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर आए तो सबसे पहले इसने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं बल्कि कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। अब वापस चलो इतिहास में। अभी हमने पीछे देखा कि महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। लेकिन कैबिनेट मिशन ने भारतीयों की मांगों को क्या किया? ठुकरा दिया। इसने कहा चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। कौन करेगा? तो उस समय के प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे, अर्थात भारतीय जनता सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं करेगी। पहली बात, किसने किसको लेकर निर्धारित की? कैबिनेट मिशन ने। किसको लेकर निर्धारित की? संविधान सभा को। क्या निर्धारित किया? चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। कौन करेगा? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य करेंगे। अब कई बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे गलत होता है? कथन कारण में मान लो 2 स्टेटमेंट हो। पहला, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, जो कि कैबिनेट मिशन योजना का अधीन अस्तित्व में आई। जैसे जैसे पढ़ते चलो, प्रश्न को बढ़ाते चलो। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा या गलत? भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, जो कि कैबिनेट मिशन योजना का अधीन अस्तित्व में आई। पहला स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हो कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? गलत।
भली हमारी मांग थी प्रत्यक्ष की, लेकिन कैबिनेट मिशन ने उसे स्वीकार नहीं किया। ये नहीं कि भावुक हो जाओ कि अच्छा हमारा संविधान है तो किसने बनाया होगा, हमने ही बनाया होगा, प्रत्यक्ष बनाया होगा, नहीं। हमारी मांग थी लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। कहा गया चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। कौन करेगा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य करेंगे। किसने बात डिसाइड की, कैबिनेट मिशन ने। दूसरा इसने कहा कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी, तो इसने कुल संख्या कितनी डिसाइड की, 389 डिसाइड की। और इसमें भी अगर हम आगे बढ़े तो कहा गया कि 292 सदस्य तो कहां से होंगे, उस समय के ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। 93 सदस्य कहां से चुने जाएंगे, देसी रियासतों से चुने जाएंगे। और 4 सदस्य कहां से चुने जाएंगे, तो उस समय के चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाएंगे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से तात्पर्य जैसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूटीज हैं, उस समय उन्हें क्या कहा जाता था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। टोटल संख्या कितनी होगी, 389। उनमें भी क्लासिफाइड करें तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, और 4 कहां से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब ये तो संभावना कम है कि आपसे पूछा जाए कौन सा ब्रिटिश प्रांत नहीं था, क्योंकि नहीं का आंसर तो तब सही होगा जब कितने प्रांत क्या है, तो 292। लेकिन जहां से प्रश्न वापस निकल सकता है वो यहां से, क्योंकि इनकी संख्या कम है, केवल कितनी है, 4। तो हमें पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ने संविधान सभा के गठन में सहभागिता नहीं की। तो नहीं के लिए हमें चारों के नाम क्या होने चाहिए, ज्ञात। चारों में आप देखते हो कौन कौन से थे, तो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, और चौथा कौन सा था, बलूचिस्तान। ये उस समय के चारों क्या थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो नहीं के लिए हमें चारों के नाम भी क्या होने चाहिए, ज्ञात। दिल्ली वर्तमान दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का क्षेत्र, कुर्ग आप कर्नाटक में देखते हो, कोडगु इसका नाम था। लेकिन ब्रिटिशर्स की आदत थी कि किसी भी शब्द के अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है तो उस शब्द को ही बदल देते थे। तो कोडगु को बदल कर क्या कर दिया, कुर्ग। बड़ा अच्छा हिल स्टेशन है। बलूचिस्तान जो आप देख रहे हो पाकिस्तान में स्वतंत्रता की क्या कर रहा है, मांग। उस समय ये चारों कैसे थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो टोटल संख्या कौन सी योजना के अंतर्गत संविधान सभा की डिसाइड हुई है, तो वो योजना कौन सी हो जाएगी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किया कि संविधान सभा का जो एक सदस्य है वो कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर आपने पढ़ा होगा कितनी जनसंख्या, 10 लाख। और उस समय की जनसंख्या को मोटे तौर पर 3 भागों में बांट दिया गया। कौन से 3 भाग, एक तो साधारण, एक मुस्लिम, और एक कहा जाए तो कितना, सिख। एक सदस्य बराबर कितनी जनसंख्या, 10 लाख। प्रीमियम में कथन कार्ड में कहा जाए कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया कि एक सदस्य 20 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कथन सत्य नहीं बल्कि क्या होगा, असत्य। इसी के द्वारा कहा गया कि जब तक संविधान सभा नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है तब तक सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर किसका निर्माण किया जाएगा, अंतिम सरकार का। मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा अंतिम सरकार में कौन अध्यक्ष था, 2 सब्जेक्टों को जोड़ो, लॉर्ड वेवल। उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। हो सकता है प्रश्न में कहा जाए अंतिम सरकार में कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष तक था, या कौन मंत्री नहीं था, तो सारे मंत्रियों के भी नाम हमें क्या होने चाहिए, ज्ञात। पॉलिटी के लिए अंतिम सरकार का निर्धारण किस योजना के अंतर्गत किया गया, 4 योजनाएं हो तो आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो देशी रियासतें हैं इनका संविधान सभा में कैसे प्रतिनिधित्व होगा। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि इसे बाद में डिसाइड किया जाएगा, अर्थात देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मिशन ने डिसाइड नहीं किया। तो फिर कैसे डिसाइड हुआ, तो अगर यहीं पर विस्तार दें तो देशी रियासतों के लिए एक समिति गठित की गई जिसका नाम था वार्तालाप समिति। वार्तालाप समिति ने डिसाइड किया कि जिस देशी रियासत से एक सदस्य चुना जाना है उसे तो संविधान सभा में क्या किया जाएगा, मनोनीत। और जहां से एक से ज्यादा सदस्य चुने जाने हैं उनका क्या होगा, निर्वाचन। किसके द्वारा डिसाइड किया गया, वार्तालाप समिति। अब फिर प्रश्न कैसे गलत होता है, तब यूपीपीसीएस में आपने एक प्रश्न कर गौर किया हो तो एक स्टेटमेंट है, मान लीजिए आपसे रखा जाए कि कैबिनेट मिशन योजना ने यह निर्धारित किया कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में मनोनीत होंगे। अब ये कथन सत्य होगा या असत्य, मान लो स्टेटमेंट हो
कि कैबिनेट मिशन योजना ने यह निर्धारित किया कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में मनोनीत होंगे। ये कथन सत्य होगा या असत्य? जाहिर सी बात है सत्य नहीं असत्य होगा। क्यों? कैबिनेट मिशन ने डिसाइड नहीं किया, बल्कि एक समिति ने डिसाइड किया। वो समिति कौन सी है? वार्तालाप। उसने कहा कि अगर एक सदस्य है, जैसे अजमेर मेरवाड़ा से हम देखते हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव, उन्हें क्या किया गया? मनोनीत। एक से ज्यादा सदस्य, हैदराबाद वगैरह से 16-16 सदस्य थे, वहां पर क्या किया गया? निर्वाचन। क्या ये बात कैबिनेट मिशन ने डिसाइड की? नहीं। किसने डिसाइड की? वार्तालाप समिति ने। तो एक शब्द को अगर हमने प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा तो हमें लगता है कि अच्छा हाँ कैबिनेट मिशन ने कहा होगा मनोनीत होंगे। कैबिनेट मिशन ने तो डिसाइड ही नहीं किया। कैबिनेट मिशन ने कहा कि बाद में डिसाइड होगा, और बाद में डिसाइड करने का काम कौन सी समिति का था? वार्तालाप समिति। ये मैंने केवल वो बातें बताई हैं जो संविधान सभा से संबंधित है। मैंने मॉडर्न इंडिया की किसी बात को नहीं लिया, कैबिनेट मिशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर हम वापस महत्वपूर्ण बातों को देखें, क्या क्या डिसाइड किया गया, तो सबसे पहले चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। कौन करेगा? विधानसभाओं के सदस्य। क्या भारतीय जनता प्रत्यक्ष करेगी? नहीं। टोटल संख्या कितनी डिसाइड की गई? 389। एक सदस्य कितनी जनसंख्या का रिप्रेजेंट करेगा? 10 लाख। जब तक संविधान सभा संविधान नहीं बनाती तब तक इसका निर्माण अंतिम सरकार का। देशी रियासतों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे? बाद में डिसाइड होगा। बाद में डिसाइड एक समिति ने किया। किसने? वार्तालाप समिति ने। क्या डिसाइड किया? एक सदस्य है तो मनोनीत होगा, एक से ज्यादा है तो क्या होंगे? चुनाव। ये सारी महत्वपूर्ण बातें किसने किसके बारे में निर्धारित की? तो हम देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन ने डिसाइड की। किसको लेकर? संविधान सभा को लेकर। अब बारी आई चुनाव की। तो फिर हम चुनाव की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कितने सदस्य के लिए? 296। तो फिर हमारे मन में आता है कि टोटल संख्या तो कितनी थी भाई? 389। और चुनाव केवल कितने के लिए आयोजित हुए? 296। क्यों? तो अभी देशी रियासतों का तो फाइनल ही नहीं था। फाइनल किसका था? 292 और 4 जोड़ लें, कितने हो गए? 296। तो चुनाव केवल कितने के लिए आयोजित हुए तो उनकी संख्या कितनी होगी? 296। फिर प्रीमियम स्टेटमेंट दिया जाए। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन 389 सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कथन सत्य होगा या सत्य? असत्य। संख्या निर्धारित थी 389, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो चुनाव तो केवल कितने के लिए हुए? 296। चुनाव के पहले कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, जो दोनों उस समय के मुख्य दल थे, दोनों के लग रहा था कि एक दूसरे को बराबर की टक्कर देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया तो उसमें मुस्लिम लीग की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। फिर मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि कितनी कितनी सीटें मिली भाई? तो कांग्रेस को सीटें मिली थी कितनी? 208। मुस्लिम लीग मात्र कितनी सीटों पर सिमट गई? 73। अदर या अन्य को कितनी सीटें मिली? 15। कहाँ तो मुस्लिम लीग सोच रही थी वो किसे टक्कर देगी? कांग्रेस को। और कहाँ मुस्लिम लीग मात्र कितनी सीटों पर सिमट गई? 73 सीटों पर। मुस्लिम लीग को लगा अगर वो इस संविधान सभा में रहती है तो कांग्रेस उसके ऊपर क्या रहेगी? हावी रहेगी। जो भी निर्णय होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? कांग्रेस के। मुस्लिम लीग ने कहा हमें ये संविधान सभा मंजूर नहीं है। हमारा तो एक पृथक क्या होगा? राष्ट्र होगा। वहां की एक अलग क्या होगी? संविधान सभा होगी, जो हमारे संविधान का क्या करेगी? निर्माण। मुस्लिम लीग ने कहा हम इस संविधान सभा को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा एक अलग से क्या होना चाहिए? राष्ट्र। वहां की एक अलग क्या होनी चाहिए? संविधान सभा, जिसके द्वारा हमारे संविधान का क्या किया जाएगा? निर्माण। इतिहास में आप पढ़ते हो कि मुस्लिम लीग ने अपनी मांग को मनवाने के लिए जगह जगह सांप्रदायिक दंगे करने क्या कर दिए? शुरू कर दिए। अंत तो गत्वा ब्रिटिश शासन बेचारा क्या करता? 3 जून 1947 को पृथक पाकिस्तान की क्या करनी पड़ी? घोषणा। 26 जुलाई 1947 को संविधान सभा का ही क्या कर दिया गया? विभाजन। विभाजन के बाद भी आप संख्या देखते हो कि 299 बची रह गई थी। लेकिन हमें जो 2-3 संख्याएं संविधान सभा को लेकर ज्ञात होनी चाहिए, मैं आपको एक बार सारी संख्या बता देता हूं, लेकिन उसमें क्या याद रहना चाहिए? एक तो टोटल संख्या कितनी थी? 389। चुनाव कितने के लिए आयोजित हुए? 296। तीसरी संख्या जो हमें ज्ञात होनी चाहिए कि संविधान सभा ने जब 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का निर्माण किया, इस दिन संविधान सभा के केवल और केवल कितने सदस्यों ने उस पर सहमति प्रदान की, हस्ताक्षर किए? उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 284। अर्थात हमें कहा जाए कि सहमति देते समय 389 सदस्य थे, तो कथन सत्य नहीं बल्कि क्या है? असत्य। अब अगर मैं सारी संख्या की बात करूं
तो शुरुआती दौर में मैंने कहा संख्या कितनी थी 389, चुनाव 296 के लिए, सहमति 284। अगर हम इसे थोड़ा और विस्तारित करें, इस दिन संख्या थी 299, लेकिन जो सहमति प्रदान की गई वो संख्या कितनी थी 284 के द्वारा। जब भारत स्वतंत्र हुआ, कब स्वतंत्र हुआ, ये भारत कब स्वतंत्र हुआ, इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? इसमें कंफ्यूजन है तब तो फिर मतलब ही क्या रहा? उस दिन संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय संविधान सभा की सदस्य संख्या, तो आंसर होगा 318। लेकिन 27 जनवरी 1948 से 6 सदस्य संख्या और बढ़ गई, 4 पंजाब से, 2 बंगाल से, तो संख्या 6 बढ़ गई। तो 318 में 6 जोड़ लोगे कितने हो जाएगी 324, और 324 की संख्या लास्ट तक चलती रही। अब जैसा प्रश्न हो उसके अकॉर्डिंग ही हमें सदस्य संख्या का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो मुख्य मुख्य अगर संख्या को हम एक रूप में लें, तो मुख्य मुख्य संख्या को अगर हमें लेना हो, तो मैंने कहा कि शुरुआत में तो कितना आंसर लोगे 389, चुनाव के समय 296, हस्ताक्षर के समय 284, भारत की स्वतंत्रता के समय 318, और उसके बाद जो लास्ट तक संख्या चलती रही वो कितनी है 324। जैसा प्री का प्रश्न हो उसके अकॉर्डिंग आप सदस्य संख्या का क्या करोगे, प्रयोग। लेकिन जो 3 संख्या है मुख्यतः याद होनी चाहिए आपको, एक तो टोटल की, एक चुनाव की, और एक जब सहमति की बारी आई उस दिन केवल केवल कितने सदस्यों ने सहमति प्रदान की थी, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 284। लेकिन बाई चांस कहा जाए स्वतंत्रता के समय, तो फिर वहां पर हमारा आंसर क्या होगा 318। हमें कहा जाए संविधान सभा में ओवरऑल विभाजन के बाद संख्या कितनी बनी रही, तो फिर वहां पर हमारी संख्या कितनी होनी चाहिए 324। इस डेट पर आओ, डेट क्या है भाई 26 नवंबर 1949। इस डेट का भारतीय संविधान में बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे महत्व देखते चलेंगे। अभी के लिए इसके 2 महत्व हैं। पहला, कहा जाए किस पर्टिकुलर डेट को भारत के संविधान का निर्माण हुआ है, तो 26 जनवरी नहीं, निर्माण कब हुआ है 26 नवंबर 1949। दूसरा, भारतीय संविधान पर प्रारंभिक हस्ताक्षर या संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कौन सी डेट को किए, 4 डेट हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे 26 नवंबर 1949। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।